तो हमने लायर गेम के लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि कैसे नाओ ने आकियामा की मदद से फुकुनागा को उसी के गेम में हराया था जिससे वो 10 वोट जीत चुकी थी। और उसी के बाद आकियामा उसे इस गेम को जीतने की स्ट्रेटेजी बताता है। और जिसके बाद जैसे ही डीलर 9th राउंड के रिजल्ट्स को अनाउंस करता है तभी सारे लोग काफी बड़े सदमे में चले जाते हैं। बिकॉज सिर्फ एक ही पल में कांजाकी नाओ जिसके पास सिर्फ 10 वोट्स थे वो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाती है विथ होल्डिंग 80 वोट्स इन हैंड, क्योंकि उसने अपने और फुकुनागा के अलावा बाकी 7 लोगों से 10-10 वोट्स गैदर कर लिए थे, वो भी उन्हें बेवकूफ बनाकर। और तभी आकियामा आकर बोलता है कि वो अब इन एक्स्ट्रा 30 वोट्स को बेचेगा और जो भी इन्हें खरीदना चाहता है वो उससे खरीद सकता है। तो फिर अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे लायर गेम का सीजन फिनाले एंड एपिसोड नंबर 11। आकियामा उन लोगों से बोलता है अब तुम सभी लोग अपनी आंखें अच्छी तरह से खोलो और इस चीज को रियलाइज कर लो कि अब सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब ये गेम कम्प्लीटली कांजाकी नाओ के कंट्रोल में है। और तभी उसके बाद फुकुनागा उन सभी लोगों पर चिल्लाता है आखिर तुम सब लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम सभी लोग इतने गधे हो? आखिर तुम लोगों ने अपने वोट सीक्रेटली क्यों दिए? और इस चीज को तो कोई भी मूर्ख इंसान रियलाइज कर लेता कि इसने ये सेम चीज सारे लोगों को बोली होगी। जिसके बाद किकुजावा उससे बोलता है अगर तुम हमारी सिचुएशन में होते तो तुम भी यही काम करते। उसने मेरे को खरीदने के लिए अपनी सारी बची हुई मनी ऑफर की थी। जिस पर फुकुनागा थोड़ा शॉक होते हुए पूछता है आखिर इस चीज का क्या मतलब है? जिसके बाद नाओ उसे बताती है जैसा कि मिस्टर किकुजावा ने बोला मैंने अपने बचे हुए 70 मिलियन देकर उनसे वो वोट्स हासिल किए हैं। और तभी फुकुनागा उसे बोलता है तो बाकी लोगों के साथ क्या किया? जिस पर नाओ बताती है मैंने यही तरीका उन बाकी सारे लोगों पर भी आजमाया और उनसे ये प्रॉमिस किया कि मैं अपनी बची हुई सारी मनी उन्हें दे दूंगी। लेकिन ये चीज फुकुनागा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वो उससे बोलता है आखिर ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे एम टिकट पर जितनी मनी प्रिंट है तुम उससे ज्यादा मनी यूज कर ही नहीं सकती। जिस पर नाओ उसे समझाती है हाँ ये सच है, अगर मैं सिर्फ एक ही इंसान के वोट उन 70 मिलियन से खरीद लेती तो मैं और ज्यादा वोट्स नहीं खरीद पाती। और इसी वजह से मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें 70 मिलियन 10th वोटिंग राउंड के स्टार्ट होने से पहले दूंगी। और इसी के चलते हुए मैंने उन सारे ही लोगों से 10 वोट्स खरीद लिए। और इसके बाद फुकुनागा दोबारा चिल्लाकर बोलता है क्या आखिर तुम पागल हो गई हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम उन सारे लोगों को इतने पैसे दे पाओ। तुम सिर्फ एक ही इंसान को इतने पैसे दे सकती हो। क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा? और अब क्योंकि तुम ये पे नहीं कर पाओगी तुम्हारे ट्रांजैक्शंस इनवैलिड हो जाएंगे, जिस वजह से तुम्हें उन सारों पर ही 100 मिलियन का फाइन लगेगा जो कि टोटल मिलकर 600 मिलियन हो जाएगा। तो इस पोजीशन पर रियल लूजर तो तुम हो। जिस पर नाओ हंसते हुए बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं नहीं हारूंगी। और तभी आकियामा उसके पीछे से बोलता है तो जैसा कि मैंने अभी बोला था अब मैं इन एक्सेस वोट्स को बेचने जा रहा हूँ और अगर तुम में से कोई भी इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ मेरे पास आओ। और अगर तुम इन्हें नहीं खरीदना चाहते हो तो तुम्हें खरीदने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये बात समझ लो इसके बाद तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। और इसी के बाद वो सारे ही लोग कुछ सोचने लगते हैं और उनमें से 2 लोग बात करते हैं अभी मैं, तुम और फुकुनागा लास्ट प्लेस के लिए टाई हो चुके हैं और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम में से कोई एक जरूर आ जाएगा। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि फुकुनागा कुछ ना कुछ करके तो जीत ही जाएगा। इस वजह से अभी सबसे ज्यादा टाइट स्पॉट में मैं और तुम ही हैं। अगर हम हारते हैं तो हमें पूरे 100 मिलियन का डेब्ट चुकाना पड़ेगा और मेरे पास तो कोई तरीका भी नहीं है। मैं पूरी जिंदगी भर के लिए बैंकरप्ट हो जाऊंगा। और तभी सामने वाला बोलता है तुम तो सच में काफी भोले इंसान हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एलजीटी तुम्हें सिर्फ बैंकरप्ट डिक्लेयर करके जाने देगा? इस पर सामने वाला थोड़ा शॉक होता है और वो कंटिन्यू करता है मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें कहीं दूर विदेश में बेच दें और तुमसे मजदूरों की तरह काम करवाएं। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ अगर हम हारे तो हमारे लिए एक ऐसी जिंदगी इंतजार कर रही होगी जो कि नर्क से भी बदतर होगी। और यही सुनने के बाद वो दोनों ही काफी घबराने लगते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें उनसे कैसे नेगोशिएट करना है। जिस पर वो चश्मे वाला इंसान बोलता है मुझे लगता है कि हमें कम से कम 10 मिलियन तो स्पेंड करने ही पड़ सकते हैं। और जैसे ही आकियामा 10 मिलियन सुनता है वो सामने वाले से बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो बहुत ज्यादा कम है। मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ पर खर्च करने नहीं आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसका ये रिप्लाई सुनकर वो लोग उससे पूछते हैं तो बताओ आखिर तुम कितना चाहते हो? जिस पर आकियामा बोलता है एटलीस्ट 70 मिलियन येन, और इससे कम मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसको सुनते ही वो दोनों काफी बड़े शौक में चले जाते हैं। वो बोलते हैं
ये तो काफी ज्यादा है। जिसके बाद आकियामा उन्हें समझाता है, नहीं ये नहीं है, ये कम्प्लीटली फेयर प्राइस है, इसके बारे में थोड़ा गौर से सोचो। मान के चलो तुमने अभी 10 मिलियन खर्च करके हमसे वोट ले लिए, जिसका मतलब है कि हमें सिर्फ 20 मिलियन मिलेंगे। बट उसके बाद भी हमने जो तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें 70 मिलियन येन देंगे, वो नहीं चुका पाएंगे, जिसके रिजल्ट में हमें 100 मिलियन की पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। और इसकी कैलकुलेशंस खत्म करने के बाद हम पूरे 180 मिलियन के घाटे में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम हमें 70 मिलियन पे करोगे तो हम अपना डेप्ट भी चुका पाएंगे, और क्योंकि इससे हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहेगा, जिस वजह से किसी पर भी कोई पेनल्टी नहीं आएगी। और तभी ये बात वो दोनों समझ जाते हैं और बोलते हैं कि 70 मिलियन हम सारे ही लोगों के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। और तो और इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमें वो वोट्स कम्प्लीटली फ्री मिल रहे हैं। और तभी वो लोग कंफ्यूज होते हुए सोचते हैं, ये सच में काफी वियर्ड है कि 10 मिलियन से ज्यादा 70 मिलियन देने पर हमारे लिए ज्यादा फायदा हो रहा है, आखिर ये कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद आकियामा उनसे पूछता है, तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद वो दोनों ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी वो इंसान अपनी एम टिकट पर डिस्क्रिप्शन लिखने लगता है। लेकिन तभी आकियामा उसे रोकते हुए बोलता है, आखिर तुम वहाँ पर 5 वोट्स क्यों लिख रहे हो। जिस पर वो आदमी बताता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, हमें पूरे 5 वोट चाहिए जिससे हमें 50 वोट्स मिल पाए। जिसके बाद आकियामा बोलता है, लेकिन मैंने तुमसे ये कभी नहीं बोला कि मैं तुम दोनों को ही 5-5 वोट्स देने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 वोट्स ऑफर कर रहा हूँ। और यही सुनने के बाद वो दोनों उस पर भड़कने लगते हैं कि हमारे साथ मजाक मत करो। जिस पर आकियामा बोलता है, मैं किसी के साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये 2 वोट्स काफी प्रीशियस हैं, और आफ्टर ऑल इन 2 वोट्स में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें लास्ट प्लेस से ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि तुम अपनी करंट स्टैंडिंग्स के साथ जीत भी सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स तभी अगर कोई और प्लेयर हमसे वोट्स बाय करने नहीं आया तो, नहीं तो चीजें कुछ हद तक चेंज भी हो सकती हैं। और फिर वो उनसे दोबारा वही बोलता है, आखिर मुझे तुम लोगों से कितनी बार बोलना पड़ेगा, अगर तुम ये वोट्स नहीं खरीदना चाहते हो तो मत खरीदो, लेकिन अगर तुम नहीं खरीदते हो तो तुम में से कोई एक जरूर मरेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और फिर क्या, इतना अच्छे से डराने के बाद कौन ही वो वोट्स नहीं खरीदेगा। जिसके बाद वो दोनों ही एम टिकट्स पर साइन कर देते हैं और वो वोट को खरीद लेते हैं। नाओ सोचती है, मिस्टर आकियामा का प्लान एकदम चांद की तरह वर्क कर रहा है, 70 मिलियन हम सभी लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और मिस्टर आकियामा ने ऐसी सिचुएशन इंटेंशनली क्रिएट करी जिससे कि वो सारे ही लोगों को उन्हीं की मनी के जरिए उन्हें चीट कर सके। और तभी अपना भाई आकियामा बोलता है, ओए फुकुनागा, अभी किटामुरा और ईडा ने मुझसे 70 मिलियन में 2 वोट्स ले लिए हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द करंट टोटल तुम्हारी पोजीशन अब लास्ट प्लेस पर है। तो बताओ अब तुम क्या करोगे। वैसे मेरे पास अभी भी बेचने के लिए कुछ वोट्स हैं, लेकिन हाउएवर तुम्हारे केस में 2 वोट्स 80 मिलियन के मिलेंगे। जिस पर फुकुनागा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। और जैसे ही ये 3 परचेजेस कंप्लीट हुए, अब लास्ट पोजीशन के लिए 5 लोग टाई हो गए थे। और नेचुरली वो लोग बिना कुछ करे ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते थे। वो लोग भी धीरे धीरे करके आकियामा के पास आते हैं। बट इस टाइम आकियामा उन्हें 2 वोट के लिए 100 मिलियन का ऑफर करता है, और जो भी नखरे करता है तब वो वही लाइन रिपीट कर देता है, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत ही इंतजार कर रही है। जिसके बाद उन्हें उन वोट्स को लेना ही पड़ता है। वो लोग एक एक करके आकियामा से वोट खरीदते जा रहे थे। तभी नाओ सोचती है, जब ये गेम स्टार्ट हुआ था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई भी चीज इतनी हाई प्राइस की सेल होगी, लेकिन अभी मेरी आंखों के सामने मेरे वोट इतनी ज्यादा हाई प्राइस पर सेल हो रहे हैं। ओरिजिनली मैंने अपने 10 वोट 70 मिलियन में खरीदे थे, दैट मीन्स 7 मिलियन पर वोट, लेकिन अभी ये 2 वोट्स 100 मिलियन के जा रहे हैं, दैट मीन्स 50 मिलियन पर वोट। उनकी वैल्यू 7 टाइम से भी ज्यादा हो चुकी है। बट इवन दो अभी की प्राइस इतनी ज्यादा हाई है, लेकिन अगर तुम उस चीज को अकाउंट में लोगे कि मेरे एम टिकट के मुताबिक कि मुझे 70 मिलियन लोगों को वापस करने हैं, तो अभी 2 वोट्स फॉर 30 मिलियन सेन हो गई है। मिस्टर आकियामा ने अपना टफ कंपोजर मेंटेन करके रखा था। और तभी आकियामा के पास वही 2 कैंडिडेट दोबारा आते हैं जो उसके पास सबसे पहले आए थे। सारे ही लोगों ने 2 वोट्स ले लिए हैं, जिस वजह से अब तुम लोग वहीं पर आ गए हो जहाँ पर पहले थे। तो बताओ क्या तुम लोगों को और वोट चाहिए? चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए 1 वोट 50 मिलियन में दूंगा। लेकिन तभी वो लोग उससे बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा है। जिस पर आकियामा बोलता है, तो चलो ठीक है, अगर तुम 2 वोट्स लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो 95 मिलियन में दे दूंगा।
जिस पर वो दोनों बोलते हैं रुको, हमारे पास सिर्फ 95 मिलियन ही रह गए हैं। लेकिन आकियामा बोलता है तुम जो चाहे बोलो, बट बाकी लोगों ने हर वोट के लिए 50 मिलियन पे किए हैं और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी प्राइस को कम कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ही उन वोट्स को खरीद लेते हैं। अब ये वोट्स 50 मिलियन पर भी बिक रहे थे, लेकिन भले ही प्राइसेस कितनी हाई क्यों ना हो जाएं, इसी के साथ साथ काफी लोगों के मन में अलग अलग तरीके के थॉट्स भी जनरेट होने लग गए थे। क्योंकि उनमें से एक आदमी सोचता है अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं हार जाऊंगा, बट मैं सिर्फ एक वोट के लिए 50 मिलियन खर्च नहीं करना चाहता। यार कुछ ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ। अरे हाँ, ये प्लान बढ़िया है। और फिर वो हंसते हुए सोचता है आखिर मुझे ये सिंपल आइडिया पहले क्यों नहीं आया। मुझे उन वोट्स को खरीदना पड़ेगा, नहीं तो मैं हार जाऊंगा, बट मैं इन वोट्स के लिए इतना पैसा खर्च भी नहीं करना चाहता। सो इस जगह पर मैं भी अपने वोट्स को हाई प्राइस पर सेल कर सकता हूँ और इंटेंशनली ये गेम हार सकता हूँ। अभी एक वोट 50 मिलियन का बेच रहा है, मैं अपनी वोट्स इससे भी हाफ प्राइस पर बेचूंगा। तो मान के चलो अभी मेरे पास 65 मिलियन बचे हैं, बट अगर मैं 2 वोट्स 50 मिलियन के बेचूं तो सिर्फ 3 ही लोगों के खरीदने पर मुझे पूरे 150 मिलियन मिल जाएंगे, जो कि उन पहले के 65 को मिलाकर 215 मिलियन हो जाएंगे। और ऑब्वियसली मेरे वोट बेचने के बाद मैं लास्ट पर आ जाऊंगा, बट फिर भी मुझे सिर्फ हारने की वजह से 100 मिलियन पे करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास पूरे 150 मिलियन का प्रॉफिट बचेगा। ये परफेक्ट है, ये प्लान पक्का काम करेगा। और दूसरी तरफ आकियामा अपने प्राइजेस को ऐसे ही बढ़ाता चला जा रहा था। अब एक वोट 65 मिलियन का हो गया था। वो लोगों से बोल रहा था बेशक तुम्हारे पास अब इतने ही पैसे बचे हो, बट ये पूरी तरह से वर्थ इट है। और यही बोलने के बाद वो बंदा उससे कुछ टाइम सोचने का बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसके पास वो आदमी आता है और बोलता है कि आकियामा उन वोट्स को काफी ज्यादा प्राइस पर बेच रहा है ना? तो चलो छोड़ो, तुम्हें उससे बाय करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वही वोट्स को हाफ प्राइस पर दूंगा। जिस पर वो सामने वाला उससे बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम सच में ऐसा करोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। जिस वजह से मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा वोट्स हैं, तो मैं अभी उन्हें फेयर प्राइस पर बेचूंगा। और इसी के बाद वो बंदा उससे वोट्स को ले लेता है। जिसके बाद वो आदमी काफी खुश होता है, क्योंकि उसने इतने कम टाइम में काफी इजीली उन वोट्स को बेच दिया था। वो सोचता है मैं 2 और लोगों को इन्हें काफी आसानी से बेच दूंगा। भले ही ये प्लान शुरुआत में काफी अच्छा लग रहा हो, लेकिन साटो को ये काफी जल्दी पता चलने वाला है कि इस प्लान में कितना बड़ा ड्रॉबैक है। वो लोगों को अप्रोच करता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है। वो उसे समझाता है 2 वोट सिर्फ 65 मिलियन के, क्या ये चीप नहीं है? उसके वोट कोई भी नहीं ले रहा था, सब उसे भगा रहे थे। वो अपने 2 वोट्स 30 मिलियन के भी बेचने लग गया था। और तभी उसे मिस्टर मूरा बताता है मुझे पता है कि तुम हारने की सोच रहे हो, और अभी तुमने सोनाड़ा को अपने वोट्स बेचे थे और सारे ही लोगों को इसके बारे में पता है। तो इस वजह से ये पूरी तरह से ऑब्वियस है कि अब तुम लास्ट प्लेस पर रहोगे, जिस वजह से हमें और वोट्स खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम ये गेम ऑलरेडी जीत चुके हैं। मिस्टर आकियामा को साटो के प्लान के बारे में ऑलरेडी पता चल गया था, इस वजह से उसने ये इन्फॉर्मेशन सारे ही लोगों को बता दी थी। और इन दी एंड साटो को खुद आकियामा के पास आना पड़ा और उसने आकियामा को अपना सब कुछ दे दिया और उससे वोट खरीद लिए। और क्योंकि अब साटो ने ज्यादा वोट्स खरीद लिए थे, इस वजह से ये दोबारा अनक्लियर हो गया था कि अब ये गेम कौन हारने वाला है, जिस वजह से और भी लोग वापस ट्रेड करने आने लग गए। वो सारे ही लोग आकियामा की दया पर चल रहे थे और इसी वजह से अब विदाउट एनी डाउट आकियामा अभी इस गेम का रूलर बन गया था। सारी ही चीजें हो चुकी थी और उसने उन सारे लोगों के पूरे फंड्स को खत्म भी कर दिया था। और इसी के बाद मेरे एम टिकट की वैल्यू बन चुकी थी पूरे 900 मिलियन। और तभी वहां पर डीलर की आवाज आती है तो अब टाइम आ गया है कि हम शुरू करते हैं हमारा फाइनल वोटिंग राउंड। और तभी आकियामा बोलता है तो चलो देखते हैं आखिर तुम में से कौन हारने वाला है। जिसके बाद वो सारे ही लोग उसे काफी डर में देखने लगते हैं। और फिर उसके बाद आकियामा हंसते हुए बोलता है मैं और कांजाकी नाओ दोनों ही तुम सभी लोगों की सिचुएशंस काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तुम में से कौन ऊपर है और कौन बिल्कुल नीचे है, बट तुम में से कुछ ही लोग इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को समझ पा रहे हैं। तो बताओ क्या मैं सही हूँ? तुम लोगों ने अभी जो इतने वैल्यूएबल वोट्स पर पैसा खर्च किया है, उस वजह से कोई लोग अपने 50 वोट्स तक पहुंच चुके होंगे जिन्होंने अपनी विक्ट्री को कंफर्म कर लिया है। बट तुम्हारे पास अभी भी एक आखिरी मौका है इस सिचुएशन को बदलने का। कांजाकी नाव के पास अभी भी 5 वोट्स हैं जो कि वो अपने फाइनल बैलेट में लिखेगी।
और उन पर किसका नाम लिखा जाएगा ये अभी भी कंफर्म नहीं है, और वो किसको वोट देना चाहती है ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं होगा, और इन वोट्स को बिल्कुल भी लाइट मत लेना, बिकॉज इन्हीं वोट्स पर ये सब डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर नाव ने उन सारे ही वोट्स को लास्ट प्लेस वाले को दे दिए तो वो इंसान बच जाएगा, और जो अभी समझ रहे हैं कि वो बच जाएंगे वो मर भी सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी इस मूवमेंट पर अपनी जान लगा दो और हमें बताओ कि तुम्हें क्यों बचाना चाहिए। और तभी फुकुनागा बहुत तेजी से चिल्लाता है, नाओ मैं कसम खाता हूँ अगर तुम मुझे सेव करोगी तो मैं नेक्स्ट राउंड में अनकंडीशनली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा। और तुम जानती हो कि मैं कितने ज़्यादा यूज़ का हूँ, और मैं इन बाकी बचे हुए लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरे पास दम और दिमाग दोनों ही है। अगर तुम मुझे अपनी साइड में लोगी तो तुम पक्का जीतोगी। लेकिन तभी मिस्टर मूरा भी बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम हमसे स्मार्ट हो और तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, बट आखिर तुम जैसे इंसान पर कौन ही भरोसा करेगा। और तो और नाव के पास अभी बहुत सारा कैश है, जिस वजह से वो थर्ड राउंड में क्यों ही जाएगी, वो तो ड्रॉप आउट हो जाएगी। और तभी कीकुजावा आकर बोलता है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैंने काफ़ी खतरनाक लोगों से कर्जा लिया है, और अगर मैं उनका डेप्ट नहीं चुका पाया तो वो मुझे पक्का मार डालेंगे। लेकिन तभी बाकी सारे लोग भी बोलने लगते हैं कि हमारी भी यही कहानी है, हम पर बहुत बड़ा कर्जा है और हमने अगर उन्हें नहीं चुका पाया तो हम मर जाएंगे। लेकिन तभी जले पर नमक छिड़कते हुए फुकुनागा बोलता है, तुम जैसे गधों को मरी जाना चाहिए, वो इस दुनिया पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और फिर क्या, उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी नाव चिल्लाकर बोलती है, अब बस बंद करो, मैं तुम लोगों के एक्सक्यूजेस और नहीं सुनूंगी। तुम सारे ही लोग काफी ज्यादा सेल्फिश हो, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट वोटिंग राउंड होने से पहले हमने ये अपील की थी तब तुम सब लोगों ने मेरी स्टोरी सुनने से मना कर दिया था। लेकिन तभी फुकुनागा उसे बोलता है, तो आखिर तुम्हारे वोट्स जिस पर नाव बताती है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं वो वोट्स किसको दूंगी। और तो और मैंने इन वोट्स को काफी देर पहले ही लिख दिए थे। और फिर वो उन्हें वो वोट्स दिखाती है, और उसी के बाद वो तुरंत अपने बैलेट को बॉक्स में डाल देती है, जिसको देखते ही वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी आकियामा बोलता है, खैर दोस्तों, अब तुम लोगों का टाइम खत्म हुआ, अब बस अपने आप को तैयार कर लो जिससे कि तुम इस गेम के रिजल्ट को हजम कर पाओ। और इसी के बाद वो एक एक करके अपने बैलेट्स को बॉक्स में डालने लगते हैं। और तभी डीलर आता है, सो अब वो टाइम आ चुका है, तो अब मैं इस गेम के फाइनल रिजल्ट को अनाउंस करने जा रहा हूँ। इस टाइम काफी सारे वोट्स भी ट्रांसफर हुए हैं, बट क्योंकि ये एंड है तो हम सिर्फ फाइनल स्टैंडिंग्स को ही अनाउंस करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, इस गेम में जो फर्स्ट प्लेस आई है वो है कांजाकी नाओ विथ टोटल वोट्स ऑफ 51। और यही देखने पर वो सारे लोग काफी शॉक होते हैं, बिकॉज 51 वोट्स का मतलब यही था कि एक वोट लेफ्ट ओवर था, जिसका मतलब जिसे भी इस गेम में 49 वोट मिले होंगे वो हार जाएगा। और ये उनके लिए काफी बड़ा कड़वा सच था। तभी डीलर बोलता है, नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो सेकंड प्लेस पर आया है उनमें टाई हुआ है, सो वो है सोनोडा कोउसुके, जिसको पूरे 50 वोट्स मिले हैं। और इसी के साथ जो दूसरे लोग सेकंड प्लेस पर आए हैं वो हैं ईडा टेरू यूकी, फुजीता शिंगो, कीकुजावा टाकाहीरो, कीटामुरा हिरोटो। वो सारे ही लोग एक एक करके आइडेंटिफाई होने लग गए थे। और तभी सिर्फ लास्ट 3 लोग बचे थे, जो कि थे मूरा टाकायोशी, फुकुनागा यूजी और साटो टेत्सुजो। और तभी आकियामा बोलता है, अब बस तुम 3 ही बचे हो, पता नहीं आखिर तुम में से कौन हारने वाला है। लेकिन फुकुनागा काफी कॉन्फिडेंट था, वो सोच रहा था जो इस गेम को हारने वाला है वो साटो होगा। वो इंसान इंटेंशनली इस गेम को हारने के लिए एक फेल्ड प्लान लेकर आया था, और उसके बाद वो इमीडिएटली आकियामा के पास रोते हुए भाग कर गया था। बट वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही वोट्स ले पाया होगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि उसके पास हम सभी लोगों से सबसे कम वोट होंगे, जब तक कि नाव ने अपने ज्यादा वोट्स उसे नहीं दिए हो। और तभी डीलर कंटिन्यू करता है, और एक और इंसान जो सेकंड प्लेस पर आया है वो है। और तभी फुकुनागा सोचता है, अब बोल दो, जल्दी मेरा नाम बोल दो। लेकिन डीलर बोलता है, साटो टेत्सुजो। और भाई जैसे ही फुकुनागा उसका नाम सुनता है उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और वो नाव से चिल्लाकर बोलता है, आखिर क्यों नाव, क्या तुमने इसे अपने सारे वोट्स दे दिए थे? जिस पर नाव उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैंने तो उसे एक वोट तक नहीं दिया था। और तभी फुकुनागा के पीछे से आकियामा बोलता है, नाव को उसे वोट देने की जरूरत भी नहीं थी। वो जब मेरे पास आया था तब उसने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो भी मेरे पास है,
तो प्लीज मुझे वो सारे वोट्स दे दो जितने मुझे मिल सकते हैं। और मैंने वैसा ही किया था। मैंने उसे तभी उतने वोट्स दे दिए थे जिससे कि वो 50 वोट्स तक पहुंच पाए, और इसे ये बहुत पहले पता था कि ये जीतने वाला है। और तभी फुकुनागा समझ जाता है कि आकियामा ने मुझे कम्प्लीटली मात दे दी। उसका बिल्कुल शुरुआत से यही प्लान था कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। और तभी डीलर कंटिन्यू करता है, अब सिर्फ एक और इंसान बचा है जो कि सेकंड प्लेस के लिए टाई हुआ है, और जिस इंसान का नाम मैंने नहीं लिया वो इंसान लास्ट प्लेस पर होगा, और वो वही होगा जो कि इस गेम से बाहर हो जाएगा। सो नाउ कंटिन्यूइंग ऑन, द फाइनल प्लेयर जो कि सेकंड प्लेस के लिए टाई हुआ है वो है फुकुनागा यूजी। और भाई यही सुनने के बाद फुकुनागा की दोबारा चीख निकल जाती है, बट ये एक्साइटमेंट वाली थी। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि ये कैसे हो गया। वो नाव के पास जाता है और उसे बार बार शुक्रिया कहता है, लेकिन नाव तुरंत मिस्टर मूरा के पास जाती है और उससे बोलती है, मिस्टर मूरा प्लीज मुझे ये चीज समझाने दो कि मैंने तुम्हें क्यों हारने दिया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब हमारे फर्स्ट वोटिंग राउंड के पहले फर्स्ट अपील सेशन कंडक्ट हुआ था, तब कोई भी इंसान नहीं था जो कि मेरी स्टोरी सुनना चाहता हो, बट वो पूरी बात नहीं थी। उसी के थोड़ी देर बाद सारे ही लोगों ने मुझे कम्प्लीटली इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। बट तुम मिस्टर मूरा, तुमने औरों के जैसा नहीं किया। तुम मेरे पास खुद आए और तुमने मुझसे माफी भी मांगी थी। मैं तब काफी खुश थी, लेकिन इस पर मूरा चिल्लाकर बोलता है, तो फिर भी आखिर मुझे क्यों हारना पड़ा। लेकिन नाव कंटिन्यू करती है, जब से सेकंड राउंड एंड हुआ था मैं बहुत टाइम से यही सोच रही थी कि इस लायर गेम को कैसे हराया जाए, आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। और क्या तुम जानते हो, मुझे एक तरीका मिल भी गया। और यही सुनने के बाद बाकी सारे लोग उससे पूछते हैं आखिर वो क्या है। इस पर नाव बताती है, ये वही सेम मेथड है जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में था। एलजीटी ऑफिस वाले हर प्लेयर को 100 मिलियन देते हैं, और जैसे ही गेम एंड हो जाता है वो 100 मिलियन को वापस लेना चाहते हैं। ये स्टाइल हर गेम के लिए अभी तक सेम रही है, और इसका मतलब यही होता है कि अगर गेम का विनर ड्रॉप आउट होने से रिफ्यूज कर देता है तो एलजीटी कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। और इसको दूसरे शब्दों में बताऊं तो किसी भी प्लेयर को लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा, बट वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई भी प्लेयर खुद के लिए जीतना नहीं चाहता हो, और जब सारे लोग मिलकर काम करें। और वही तरीका है जिससे सारे लोग बच सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो अगर कोई भी प्लेयर मनी चोरी नहीं करता तो किसी को भी कोई लॉस सफर नहीं करना पड़ता। और दूसरे राउंड में जहाँ पर विनर को सारी मनी मिल जाती है, बट अगर वो विनर जीतने के बाद सारे ही प्लेयर्स को प्राइज मनी रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता तो बाकी प्लेयर्स भी अपने इनिशियल डेब्ट्स को क्लियर कर पाते। लेकिन तभी फुकुनागा बोलता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन उस विनर का क्या, वो तो अटका ही रह जाएगा ना। जिस पर नाव बोलती है, हाँ ये सच है कि विनर को नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये एक टूर्नामेंट है, बट इन दी एंड हर कोई आसानी से एस्केप हो पाता। और वैसे भी टूर्नामेंट में प्लेयर्स ऐसे ही प्रोसीड कर पाते हैं जब वो घटते घटते कम रह जाते हैं। लेकिन तभी फुकुनागा बोलता है, सिर्फ तुम्हारी तरह एक ऑनेस्ट फूल ही ऐसा कोई इम्प्रैक्टिकल प्लान बना सकता है। जिसके बाद नाव उससे बोलती है, हो सकता है, बट मुझे लगता है कि यही वो एग्जैक्ट चीज है जिसके पीछे एलजीटी ऑफिस लगा हुआ है। क्योंकि अगर वो सच में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उन्हें प्लेयर्स को फोर्स करना पड़ेगा कि वो गेम से ड्रॉप आउट हो, वो भी अपनी विनिंग्स का यूज करके। और अगर हम इसी को लेकर चलें तो जब तक प्लेयर्स ड्रॉप आउट होते रहेंगे, वो भी विदाउट उस मनी का यूज करके जो उनकी खुद की है, एलजीटी को कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब तक सारे प्लेयर्स उसी सेम अमाउंट ऑफ मनी को कैरी करते रहेंगे जो उन्हें गेम की शुरुआत में मिली थी, तब तक कोई भी इंसान कभी नहीं हारेगा। तो सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना। यहाँ पर सिर्फ यही रिक्वायर है कि सब लोग ईमानदार रहें, और ये तरीका सब लोगों के लिए फायदेमंद है। इससे सारे ही लोग बच सकते हैं। बट इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर जैसे ही एक भी इंसान ने ये सोचा कि मुझे और ज्यादा अमीर होना है, और तभी ये सारी चीज बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जिस पल एक इंसान ने दूसरे को धोखा देकर अपने लालच को आगे किया और सारे पैसे लेकर ड्रॉप आउट हो गया, उसी टाइम पर एलजीटी अपना प्रॉफिट बना लेगी। तो बेसिकली जैसे ही एलजीटी ने अपने पैसे बना लिए, बाकी के बचे हुए प्लेयर्स ट्रैप हो जाएंगे। और तुम सारे लोगों को यही लगता है ना कि लायर गेम सिर्फ लायर किंग को अवार्ड देता है, बट वेल मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे यकीन है कि लायर गेम तुम्हारे अंदर के झूठ बोलने और लालच के आगे झुकने की इच्छा पर जीत पाने के बारे में है। ये एक ऐसा गेम है जो ये टेस्ट करता है कि आप एक ऑनेस्ट और अच्छे इंसान बने रह सकते हैं या नहीं। और यही वो रीजन है
जिस वजह से मैंने ये रिवाइवल राउंड ज्वाइन किया है। ये पक्का है कि ये रिवाइवल राउंड के रूल्स पहले के दोनों राउंड से थोड़े डिफरेंट थे। बट क्या तुम लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि शुरुआत में ये बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड राउंड की तरह ही लग रहा था। बट अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि LGT ने बिल्कुल स्टार्टिंग में 900 मिलियन 9 लोगों में बांटे थे, बट ये ओनली 800 मिलियन ही कलेक्ट कर रहे हैं। LGT ने हम सारे ही 9 पार्टिसिपेंट्स को 100 मिलियन दिए थे इन द फॉर्म ऑफ एम टिकट्स, और हमें आपस में एक लूजर को सिलेक्ट करना था और उस लूजर के 100 मिलियन हमारी प्राइज मनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और यही बात समझते हुए वो लोग बोलते हैं, तो जिसका मतलब LGT इस गेम में 100 मिलियन को खो रही थी और तभी नाउ कंटिन्यू करती है। एग्जैक्टली और दूसरे शब्दों में ये सिर्फ बाकी के प्लेयर्स के लिए 100 मिलियन की बोनस स्टेज थी। सेकंड राउंड में हारने वाले हर खिलाड़ी को सिर्फ मुझे छोड़कर यहाँ पर इकट्ठा किया, जिस पर 100 मिलियन का डेप्थ था, और इस डाउन साइजिंग गेम को स्टार्ट किया। और किसी डिसऑनेस्ट पर्सन के स्टैंड पॉइंट से ये गेम वैसा था जहाँ पर तुम किसी एक इडियट से छुटकारा पा सकते थे, बट किसी ईमानदार इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 100 मिलियन का एक रियल मेरिट है, क्योंकि ये गेम वो गेम है जहाँ पर तुम किसी एक इंसान को सिलेक्ट कर सकते हो जिसे तुम बचाना चाहते हो। और ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि मैं दूसरे ऑप्शन को ही चूज करूंगी, और इसी वजह से मैं मिस्टर मूरा को बचाने जा रही हूँ। तो ये लो मिस्टर मूरा, इसे एक्सेप्ट करो। ये एम टिकट है जिसकी वर्थ 200 मिलियन है। ये तुम्हारे गेम के इनिशियल वैल्यू और डेप्ट को चुकाने के लिए इनफ है। सो इन शॉर्ट मिस्टर मूरा, इस एम टिकट के जरिए तुम अपने आप को इस लायर गेम से कम्प्लीटली फ्री कर पाओगे, क्योंकि मेरी नज़रों में सिर्फ मिस्टर मूरा ही वो अकेले इंसान थे जो कि हर टाइम ईमानदार रहे, और मैंने इन्हें हारने पर मजबूर किया जिससे कि मैं इन्हें बचा पाऊँ। और तुम सारे ही लोगों ने अपनी मनी खो दी है, बट मेरे पास वो सही सलामत है, और मैंने ये प्लान किया है कि मैं तुम सारे ही लोगों को वो मनी वापस कर दूंगी, और जिस वजह से इस गेम में किसी को भी कोई लॉस नहीं फेस करना पड़ेगा। और इसके बाद तुम सारे ही लोग थर्ड राउंड में उसी पोजीशन से स्टार्ट कर पाओगे जो तुम्हारी सेकंड राउंड के बाद थी। और यही सुनने के बाद वो सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, और इसी तरह ये रिवाइवल राउंड एंड हुआ। मिस्टर मूरा इस लायर गेम से विड्रॉ लेने में कामयाब रहे, और बाकी 8 लोगों को उस सेम सिचुएशन के साथ जब उन्होंने सेकंड राउंड एंड किया था, थर्ड राउंड में एंटर करना पड़ेगा। और तभी डीलर स्क्रीन पर देखते हुए किसी से बोलता है, गांजा की नाव। ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। मुझे शुरू में यकीन था कि ये पूरे ग्रुप में सबसे कमजोर होगी, बट ऐसा नहीं है। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शार्प है। चलो बढ़िया है, ये काफी शानदार हुआ, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट के बचे हुए पार्ट में मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और भाई इसी मोड़ पर अपना सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। ये एपिसोड अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था, और इस गेम में आकियामा की स्ट्रेटेजी सच में काफी बढ़िया थी। एक हारे हुए गेम को आउट ऑफ नोवेयर आकर जिता देना, ये सच में आकियामा ही कर सकता है। सो अब बात करते हैं सेकंड सीजन की, जो कि कुछ टाइम बाद कंटिन्यू होगा, बिकॉज सेकंड सीजन काफी बड़ा होने वाला है, और उसमें लायर गेम का वन ऑफ द बेस्ट आर्क चलेगा, जिसमें तुम्हें इस सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट दिखेगा, जो कि अकेला ही तुम्हारे फेवरेट साइकोलॉजिकल कैरेक्टर को हराने के लिए काफी है। और इस बात से वो सब एग्री करेंगे जिन्होंने लायर गेम पढ़ा है। तो फिर बस अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।